ग्रामीण ब्लॉक में बाबा साहब अम्बेडकर जो पिछड़ों की अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के मुक्ति करता है। अगर एक लाइन में बोलना हो तो बहुजन समाज के देश की 90% जो आबादी 90% जनसंख्या है, उस 90% जनसंख्या के भाग्य विधाता है, नशे से मुक्ति दाता है, भारत के संविधान निर्माता है। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उनके प्रति समाज की तरफ से कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। कहीं न कहीं आज हमारा समाज शिक्षित तो हुआ है पर संगठन की दिशा में कदम बढ़ाने में अभी पीछे है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे। बगैर संघर्ष के आज तक कुछ नहीं मिला है। कट जाएगा। पेरियार ललई सिंह यादव कहा करते थे कि बकरे बल वेदी पे न लाए गए, बकरे बल वेदी पे न लाए गए, निर्बल सदा सताए गए। विषधर को दूध पिलाया गया और बलहीनी हम हमेशा सताए गए। जो शेर होता है, जो ताकतवर होता है, ताकतवर शेर होने का मतलब यह है कि जो संगठित होता है, जागरूक होता है, उसके ऊपर हमला नहीं होता, उसके अधिकारों पे हमला नहीं होता है, उसका शोषण नहीं होता है। लेकिन जो कमजोर होता है, अशिक्षित होता है, असंगठित होता है, बिखरा हुआ होता है, उसके हमेशा से अधिकारों पर हमला होता रहा है, उसका शोषण होता रहा है, उसको सताया जाता रहा है। और ये क्रम आज से नहीं चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के ये लंबी लड़ाई चली आ रही है। अहंकाली से लेकर पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले और संत कवि, संत रविदास, काशीराम शाह, बीपी मंडल, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ये एक लंबी लड़ाई है, ये एक परंपरा है। आज इस लड़ाई को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो हमारे महापुरुषों का सपना था, समता मूलक समाज की स्थापना का सपना था, जो सभी के लिए समानता का सपना था, उस सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नौजवान युवा पीढ़ी के कंधों पर है। स्पष्ट रूप से ये जान लेना होगा कि जो लड़ाई महापुरुषों की थी, वो लड़ाई केवल आरक्षण के माध्यम से चंद नौकरियां हासिल करने की लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई समानता की लड़ाई है और समानता की जो लड़ाई होती है वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समानता की लड़ाई है। जब तक हम संपूर्ण लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, जो महापुरुषों का सपना था, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे, समानता के लिए असमानता के खिलाफ जब तक हम जंग नहीं छेड़ेंगे, जब तक हम सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी विचारधारा को घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी जीत संभव नहीं है। आज जो तरह की मानसिकता है, जो असमानता में भरोसा रखती है, जो मानव को एक समान नहीं मानती, उन लोगों ने बच्चे बच्चे में जहर घोल दिया है। इसके तमाम उदाहरण हर रोज हम देखते हैं। चाहे जालौर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश से एक बच्ची जो 9 साल की थी, मंदिर के पास से निकल के स्कूल जा रही थी, उस बच्ची को मारने की घटना हो। ऐसी तमाम घटनाएं आपको मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, आपको मंदिर के करीब से गुजरने पर मार दिया जाता है। आप सोचिएगा कि क्या समानता हासिल हुई है? क्या महापुरुषों का मिशन सफल अभी तक हम लोग बना पाए हैं? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो कारबा मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, उसे अगर तुम आगे ना ले जाओ तो पीछे मत जाने देना, यहीं पर थामे रखना। आज बाबा साहब जो कारबा यहाँ छोड़ के गए थे, वो पीछे जा चुका है। ये हमें समझना होगा। हम एक भ्रम में हैं कि हम कारबा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कारबा हमारे हाथ से छूट करके पीछे की तरफ जा रहा है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा, पेरियार रामास्वामी नायकर के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई।
पेरियार रामास्वामी नायकर को ईश्वरीय सत्ता को चैलेंज देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, नास्तिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर जन्म से नास्तिक नहीं थे। पेरियार रामास्वामी नायकर द्रविड़ के एक धनज्ञ व्यवसायी परिवार से, एक धार्मिक परिवार से आते थे। पेरियार रामास्वामी नायकर के परिवार ने भारत में तमाम जगहों पर धर्मशालाओं, मंदिरों का निर्माण कराया, तमाम जगह पर धार्मिक अनुष्ठान कराए। लेकिन वही पेरियार, उसी परिवार में जन्मे पेरियार जब काशी आते हैं, बनारस आते हैं दर्शन करने के लिए, भोले के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, तो पता है आपको, उन पेरियार को खाना नहीं दिया जाता है। भोज चल रहा होता है तो पेरियार रामास्वामी नायकर को भूख लगी तो उन्होंने कहा चलिए भोज कर लेते हैं, सभी के लिए यहाँ लंगर का व्यवस्था है। उन्होंने सोचा कि जैसे सिखों का लंगर चलता है, चाहे ब्राह्मण आए चाहे मेहतर आए, कोई की जात नहीं पूछी जाती है, कोई का धर्म नहीं पूछा जाता है कि भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको समान दृष्टि देखा जाता है, समान आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। हो सकता है कि पेरियार हमारी उसी धर्म में थी। पेरियार रामास्वामी नायकर वहां चले जाते हैं, तो जब वो वहां जाते हैं, वहां पर जो द्वारपाल होता है, चौकीदार होता है, उनको धक्के मार के भगा देता है और स्पष्ट कहता है कि ये जो भोज चल रहा है ये उच्च जातियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए है, यहाँ अन्य जातियों को भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ अन्य जातियों का प्रवेश वर्जित है। पेरियार रामास्वामी नायकर भूख से वापस चले जाते हैं, चटपटाते रहते हैं। एक दो दिन बाद जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उस समय में काशी कोई बेहतर शहर नहीं था, भोजन का इंतजाम हर जगह संभव नहीं था, तो एक जुगाड़ सोचते हैं, एक विचार मन में आता है कि क्यों ना मैं भी नंगा बदन होकर जनेऊ डाल लूं और घुस जाऊंगा, भोजन कर दूंगा। तो वही गलती पेरियार करते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर अपने बदन पे जनेऊ डाल करके जैसे ही भोज करने के लिए बढ़ते हैं, चौकीदार उनको फिर पहचान लेता है, क्योंकि तगड़ी रंगोली मूछे रखाए हुए थे, चेहरे पर वो पूरा चमक था जो एक मजदूर का मेरा वर्ग के चेहरे पर होता है, जो एक कामगार का शरीर जिस तरह गठा होता है, गठीला शरीर था, रौबदार मूछें थी। चौकीदार पहचान लेता है कि तू ब्राह्मण नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जा सकता। चौकीदार इतना ही नहीं करता है, धक्के मार करके उनको सड़क के बाहर फेंक देता है। जहां पर पत्तल भोज खाने के बाद आमतौर पे हर जगह है जो पत्तल में भोज खाया जाता है उसको हम कहीं एक जगह डालते हैं, उसमें भोज कुछ बच भी जाता है भोजन, तो जो भोज खा करके खिलाने के बाद, खाने के बाद जिन पत्तलों को बाहर डाला गया था जिसमें कुत्ते भोजन कर रहे थे, उसी में एक तरफ उसी से भोजन के टुकड़े चुन करके हमारे महानायक पेरियार रामास्वामी नायकर अपनी भूख मिटा रहे थे। और वहीं सामने दीवार पे लिखा हुआ था कि ये जो धर्मशाला है, ये जो भोजनालय है, ये द्रविड़ समाज के एक धनज्ञ व्यक्ति ने बनवाया है, इसमें सिर्फ ब्राह्मणों के लिए प्रवेश है, अन्य जातियों का प्रवेश वर्जित है। उसी समय पेरियार रामास्वामी नायकर ने प्रण दिया कि जो धर्म हमको ऊंच नीच मानता है, जिस धर्म में मानव को एक समान नहीं माना जाता है, ऐसे धर्म, ऐसे ईश्वर को मैं लात मारता हूँ। ऐसे ऐसे संघर्षों से हमारे महापुरुषों को गुजरना पड़ा। और आज भी ऐसा नहीं है कि ये आपके सामने घटित नहीं होता है। जालौर में आपका बच्चा पानी पी लेता है उच्च जाति के मास्टर के मटके से, तो क्या करता है वो? ताजा घटना है। और ऐसी तमाम घटनाएं आपके सामने हैं, तो आपको सबक लेना होगा इनसे। अपने महापुरुषों के जीवनी को, उनके संघर्ष को पढ़ने की जरूरत है। मानवर काशीराम साहब जब बाबा साहब को जाने जाति का विनाश पड़े तो साइकिल लेकर निकल पड़े थे, समाज की पीड़ा को देखते हुए समाज को जगाने और संगठित करने। ऐसे ही आज कुछ नौजवान जो आपको दिख रहे हैं, संख्या बहुत कम है। जब मानवर साहब भी निकले थे तो संख्या उनकी भी कम ही थी, लेकिन कारवा बनता गया। 20 साल तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके संगठन को खड़ा किया, लोगों को जागरूक किया और इस बहुजन समाज को शोषित से शासक बनाया इस देश में। अगर किसी ने बाबा साहब का सपना पूरा किया तो मानवर साहब काशीराम ने किया। मानवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज को शासक समाज बनाने का काम किया। आज हम कहीं न कहीं कुछ स्तर तक शासक तो बने हैं, लेकिन वास्तविक शासक आज भी नहीं बन पाए। आज भी हम गुलामियों में जकड़े हुए हैं। हम कहीं न कहीं कुछ राज्यों में सत्ता पा गए, कुछ जगह MP MLA बन गए और हम इसी में खुश हो गए। मेरे भाइयों, 90% जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो 90 भाग हमारा है वो क्या हमें मिला है?
इस देश के जल जंगल जमीन संपत्ति न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका मीडिया नौकरियों तमाम संस्थाओं में किस जाति का कब्जा है? कितनी हिस्सेदारी आपकी है? चंद मुट्ठी भर लोग 90% संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और 90% समाज को मुश्किल 5 से 7% देश के संसाधनों पर गुजारा करना पड़ता है। हमारे समाज में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, जवान होते हैं और बुजुर्ग होकर मर जाते हैं, लेकिन कभी स्कूल का मुंह नहीं देखते। इसी समाज में, इसी देश में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी एक गिलास दूध नहीं पिया होगा। इसी समाज में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ठीक से हरी सब्जी नहीं खाई होगी। आपको पता है इस देश में धन की देवी लक्ष्मी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा भूखा नंगा देश भारत है। इस देश में विद्या की देवी सरस्वती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अशिक्षित इसी देश में पाए जाते हैं। इस देश में चिकित्सा के भी एक देवता होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोड़ी के और बीमार लोग इसी भारत में लूले लंगड़े रहते हैं। तो आपको समझना होगा कि हमें गुमराह किया जाता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारी उन्नति होगी, हमें अधिकार मिलेंगे तो बाबा साहब के संविधान से मिलेंगे, मंडल कमीशन से मिलेंगे और विज्ञानवाद से मिलेंगे। तो हमें इसके लिए प्रण लेना है कि हमें एजुकेटेड होना है, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाना है, मंडल कमीशन पढ़ाना है, संविधान पढ़ाना है, बाबा साहब की गुलामगिरी पढ़ाना है, पेरियार रामास्वामी की सच्ची रामायण के बारे में पढ़ाना है। और ऐसे तमाम जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सामंतवाद, मनवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अच्छी तालीम जब तक हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरे बहुजन समाज के भाइयों, अपने अधिकार को पहचानो, अपने समाज के महापुरुषों को जानो, अपने हक हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करो, बाबा साहब के उस नारे को फॉलो करो, बाबा साहब के उन शब्दों को फॉलो करो जो कहा था उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब का जो सपना अधूरा है कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। दीवारों पर लिख देने के लिए उन्होंने नहीं कहा था कि तुम दीवारों पर लिख दो, दीवारों के अंदर जाके सो जाओ। उनके कहने का इशारा ये था कि दीवारों पर इसलिए लिख दो ताकि तुम भूल न जाओ, और रोज सुबह शाम दोपहर जब भी तुम अपने घर की दीवारों को देखो तो उस पर आपकी नजर पड़नी चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के शासक हैं। आज हमारी की नौकरों से भी बदतर है, हमें इस देश का शासक बनना है। आपको उन शब्दों से प्रेरणा मिले, उन लाइनों को देख करके आपको प्रतिदिन ये याद आए, हर क्षण ये याद आए कि जब तक हम इस देश के शासक नहीं बन जाते, जब तक हम बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा नहीं कर देते, तब तक ना चैन से सोएंगे, ना खाएंगे और ना ही चैन से बैठेंगे। अनवरत हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो जाता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, अपने तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों, महानायकों को नमन करते हुए और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने समय दिया, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।